चाइना को आप देखो कितने कट्टर लोग हैं वहाँ, मोमबत्ती बिल्कुल, वो तो ड्रैगन है, वो पास आएंगे और आपको खा जाएंगे। ये सिचुएशन है उनकी। ऐसे ही अमेरिका है, आज अमेरिका बोखला क्यों रहा है? क्योंकि उसको भी लगता भाई आज जो अपने पास के जो कंट्री थे, जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इनमें सब में हुई है क्रांतियां और सब में सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्रांति होने का मतलब आजकल हो गया सत्ता परिवर्तन। नेपाल में भी हुआ, हाइड्रो प्रोजेक्ट रखना चाहते थे वो नेपाल में अमेरिका वाले, लेकिन उन्होंने जगह नहीं दी। तो अमेरिका कहीं न कहीं ये चाहता है कि भाई भारत मजबूत होता है तो उसके पास के देश भी मजबूत नहीं होने चाहिए। कि प्रोटेस्ट हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि पब्लिक कंट्रोल नहीं हो पाई और फायरिंग कर दी गई। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब इस्तीफा देकर अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। तो ऐसा करना कहाँ तक जायज़ है? और ऐसी सिचुएशन में फिर वहाँ की पब्लिक, वहाँ की गवर्नमेंट का क्या होगा? कि पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, अब इनमें जो सरकारें गिरी, इन सब के पीछे किसके हाथ होने के आरोप लगे हैं? चाइना, अमेरिका, भारत या फिर कोई भी नहीं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। जो नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, आपने ये सब अभी तक देखा कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ। कोई बोल रहा है सोशल मीडिया को लेकर हुआ, कोई बोल रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट के बच्चे थे वो उनके टैक्स के पैसे से अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे और सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे शो ऑफ कर रहे थे, तो उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए ऐप वगैरह बैन किए। उसके चलते प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के चलते फिर दंगे फसाद, गोलियां चली और ये सब हुआ। कुछ लोगों का मानना ये है और कुछ लोगों का मानना ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट करप्ट थी और जेन जी की, मतलब न्यूज़ में दिखाया गया कि जेन जी वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेके। 7 to 8 आवर्स उनका स्क्रीन टाइम है, गवर्नमेंट उनके भले के लिए कर रही थी और जेन जी समझ नहीं रहे थे। ये सब कुछ आरोप लगे हैं। अब इसमें क्या सच है और क्या नहीं, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट घनश्याम सिंह। इनसे आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कि वो प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस अंतराल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, वहां के लोगों का क्या रोल रहा, और अब फिर लास्ट में प्रोटेस्ट खत्म हो गया, अब क्या सीन है नेपाल का, अब फ्यूचर क्या होगा, वहां का टूरिज्म इफेक्ट हो गया। तो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर आपके मिसकंसेप्शन है कि नेपाल को लेकर कि नेपाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नेपाल के बारे में कि नेपाल में क्या हुआ और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एडवोकेट घनश्याम सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, क्या नेपाल में ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये सोशल मीडिया एप्स जो बैन हुए उसको लेकर हुआ था या नहीं? देखिए मोहित जी, ये भी एक कारण है। कोई ना कोई जब इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होता है या कोई क्रांति होती है तो उसके पीछे कारण धीरे धीरे बनते हैं। एक साथ ऐसा मूवमेंट नहीं बनता है कि एक बाई चांस ऐसा हो गया। तो ये भी एक कारण है कि सोशल मीडिया पे जो बैन हुआ उसका एक कारण है। तो ये भी एक कहाँ कारण है, बट इतना बड़ा कारण नहीं है। कारण बड़ा बन गया। जब लास्ट में आते आते जब कहते हैं ना अपने बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जब वो घड़ा फिर एक बूंद ही उसमें गिरती है ना तो फिर वो छलक जाता है। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम शॉर्ट में बात करेंगे, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो और हमारा सेकंड क्वेश्चन इसके साथ होता है कि पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, अब इनमें जो सरकारें गिरी, इन सब के पीछे किसके हाथ होने के आरोप लगे हैं? चाइना, अमेरिका, भारत या फिर कोई भी नहीं? देखिए, इन तीनों का अगर जैसे एक एपिसोड देखा जाए और अपन इसमें डिस्कस करेंगे, हाँ। तो मेन रोल जहां तक सबका लगता है अमेरिका का ही लगता है। अमेरिका का लगता है, लेकिन एक उसमें ये भी आता है कि इन देशों का झुकाव पहले सबका इंडिया के प्रति था। हाँ। लेकिन अब वो इंडिया से हटके चाइना की तरफ हो गया था सबका झुकाव। तो वो भी एक कारण। और क्या नेपाल की सरकार तानाशाही हो गई थी? बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे नेपाल के अंदर पहले राजशाही थी, फिर बाद में डेमोक्रेसी आई। 2008 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, बीच में भी आई, 90 में थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन 2008 से उसकी अच्छी शुरुआत हुई। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन उसमें क्या हुआ कि फिर जब गठबंधन की सरकारें बनी, लोकतंत्र में जब तक एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन की सरकारें बनती है। और गठबंधन की सरकारों में फिर वो तानाशाही होती है, क्योंकि हर पार्टी अपनी मर्जी चलाती है।
तो एक तानाशाही भी कारण है कि वो तानाशाह हुआ शासन। तो ये सर मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि बेसिकली कुछ मिथ्स थे इनको लेकर जो कि अभी पूरे तो क्लियर नहीं हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं जो नेपाल का पूरा विवाद था वो कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, और आप स्टार्टिंग से बताइए। इसको हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि कब से हुआ था। आप डेट वाइज अगर बताना चाहें तो वैसे बता सकते हैं। देखो, नेपाल भी पहले एक प्रोविंशियल स्टेट था जैसे इंडिया था, अंग्रेजों का शासन था, और 1816 के अंदर नेपाल को फिर राजशाही में माना। अंग्रेजों ने राजा को माना कि भाई राजा अपने सिस्टम से चले, राज हम चलाएंगे। हाँ। चलता है सिस्टम, वो चल रहा था क्योंकि माउंटेन्स एक टूरिस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेस है नेपाल। हाँ। तो उस हिसाब से वो एक अंग्रेजों को पसंद भी था, तो वहां से भी वो शासन चलाते थे। उसके बाद में जब धीरे धीरे सिस्टम चलता है, भारत में आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, और जब भारत आजाद हुआ तभी नेपाल भी आजाद हो गया। अंग्रेज नेपाल से चले गए उस टाइम। उसके बाद में 1950 में एक नेपाल को अवसर दिया भारत ने कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रहो। तो नेपाल के राजशाही ने कहा नहीं, हम तो हमारा इंडिपेंडेंट रखेंगे। उन्होंने कुछ पार्ट उस टाइम अपने जो आज अरुणाचल प्रदेश है यही था उसमें, तो बाद में फिर उसको अलग किया। उसके बाद में वहाँ राजशाही चली। पहले कोइराला जो थे राजशाही थे, वो उनका मातम प्रसाद कोताला 1950 में कोइराला जी थे। उसके बाद में 55 में फिर उन्होंने एक संविधान बनाया जो वो छोटा था अपने हिसाब से कि भाई हम सनातन के हिसाब से चलेंगे और राजशाही वहाँ चलेगी। और उन्होंने ये प्रोसीजर बनाया कि वहाँ प्रधानमंत्री राजा ही अपॉइंट करता था, राजा होता था जो शासन चलाता था, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन कौन देके क्या देके उसके लिए प्रधानमंत्री को वही नियुक्त करते थे। वो शासन धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब भारत में लोकतंत्र देखा, जो पास के देशों में लोकतंत्र होता है, श्रीलंका में चुनाव होते थे, भारत में होते थे, पाकिस्तान में होते थे, चाइना में होते थे, तो सबने ये डिमांड की कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो आंदोलन चला, 1990 में पहला आंदोलन हुआ, धीरे धीरे जो बढ़ा। तो उस टाइम उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की। उसमें यह था कि पहले पंचायत से प्रधान बन के आएंगे, फिर वो एमएलए बनाएंगे, एमएलए फिर राजा प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। ऐसे उसकी धीरे धीरे शुरुआत हुई, लेकिन राजा का कंट्रोल वहाँ ज्यादा रहा। फिर भी हाँ, फिर भी मतलब राजा का ही कंट्रोल रहता था। बाद में फिर गिरिजा प्रसाद कोइराला वहाँ राजशाही में रहे। आई थिंक 2008 में जाके प्रॉपर ऐसा हुआ है ना, प्रॉपर 2008 में। और 28 मई 2008 की बात है जिस दिन संविधान उन्होंने लागू का, जो विस्तृत संविधान था जिसमें 309 अनुच्छेद थे, 9 अनुसूचियां थी। इस हिसाब से जाके उन्होंने स्वतंत्रता ले और भाई अब यहाँ चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन वो उसकी शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जैसे जैसे चले तो सत्ता में यही है, पार्टियां अलग अलग आने लगी। 3 पार्टियां हो गई वहां पर, वामपंथी थे, मधेशी थे, एक कांग्रेस पार्टी थी। तो वो आपस में फिर वो जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है उस हिसाब से बनने लगी। फिर वह राजशाही की वापस मांग आई, तो कभी राजशाही नहीं, अब सिस्टम ठीक नहीं चल रहा उस हिसाब से। मतलब लोकतंत्र के चलते वापस से राजशाही की डिमांड आई। कब आई? तो ये मानो आप 2015 के। अच्छा, 2015 में, यानी कि 5-6 साल में वापस आ गई। 5-6 साल में, हाँ। तो फिर वहाँ ज्ञानेंद्र हुए, जो बहुत बड़ा, जो जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, राजा ज्ञानेंद्र, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को, उनके अंकल जो मतलब वहाँ थे राजा थे, उनको मार दिया, तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया था उन्होंने। क्या रीजन था? रीजन यही, मुझे राज करना है। अच्छा। एक राजा राजशाही वापस चले, उस हिसाब से चले। तो वो ये मेरे हिसाब से, माफी चाहता हूँ, 2000 की बात है ये। 2000 के अंदर फिर ज्ञान वो हुआ, 2005 तक वो चला, और जब उसी के कारण जब वो खत्म हुआ तो फिर लोकतंत्र की मांग हुई, 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। उस हिसाब से उसके बाद जैसे जैसे गवर्नमेंट चलती आई तो वहाँ क्या वामपंथियों का ज्यादा आ गए सरकार के अंदर। अभी जैसे ये जो केपी ओली शर्मा जो थे प्रधानमंत्री, ये भी वामपंथी थे। तो वामपंथियों का झुकाव हमेशा चाइना की तरफ रहा, स्टार्टिंग से ही। और धीरे धीरे उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया उनका कि अभी 3-4 साल पहले उन्होंने एक वो नक्शा बनाया नेपाल का, तो उसमें अपने कुछ लेख ये जो थे ना, अपने जो कंट्री के पार्ट थे जो इंडिया के, वो उन्होंने उसमें दिखा दिए, जिसका इंडिया ने पुरजोर विरोध भी किया। और उनका झुकाव उस तरफ हो गया। और क्या हुआ कि वामपंथी जो सरकार में आए थे उनकी ये सोच थी कि बिल्कुल सादगी से जीवन जीना, करप्शन बिल्कुल नहीं हो, ईमानदारी से काम हो, जबकि काम उसके विपरीत किया उन लोगों ने। चाहे सरकार में अफसर रहे हो, चाहे नेता रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, सब पैसा कमा रहे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब पहले एक्चुअली क्या होता था कि सोशल मीडिया का जब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना,
तो चलो करप्शन भी होता था यार, जो भी आदमी मिनिस्टर उसके बच्चे अपने हिसाब से रहते थे, तो पब्लिक में ज्यादा जाहिर नहीं हो पाते थे। लोगों को पता ही नहीं हाँ, चलता पता था। नहीं चलता था कि भाई क्या हो रहा है, कितना हाँ। पैसा इसने कमाया। अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। हम्म, अब वो नेताओं के, अफसरों के बच्चे भी जब वो राज सही ठाट में रहेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। हम्म, अब वो दुनिया देखती है, सारे सब देखते हैं, हम्म, रोजगार है नहीं, यूथ इतना ज्यादा हो गया। फिर पाकिस्तान और चाइना की तरफ जब नेपाल का ज्यादा झुकाव हुआ, हम्म, इंडिया से कमजोर हुआ। फिर क्या हुआ कि इंडिया में जो ये स्कीम लाए थे ना अपने आर्मी वाली, 4 साल वाली। 4 साल वाली, हाँ। है ना, तो उस टाइम और ज्यादा नेपाल में वो बेरोजगारी बढ़ गई। क्योंकि पहले अपने यहाँ पर एक गोरखा रेजिमेंट है, हम्म। जो स्पेशली जिसमें नेपाली भर्ती होते थे, मतलब यहाँ उनके युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिलता था इंडिया देश दे में। रहा था। हाँ, लेकिन ये जो 4 साल वाली स्कीम आई, तो इससे फिर वो वहाँ दूर हो गए उससे, हाँ, और रोजगार की समस्या आने लगी। हम्म, और ये जो इन नेताओं के अफसरों के जो बच्चे थे, वो सोशल मीडिया पे हावी होने लगे, हम्म, और उनका जो राज सही ठाट सामने आने लगा। फिर जो एनजीओ संस्थाएं थी, जो प्रचार तो ये करे कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार खत्म करो, और वो खुद ही पैसे इकट्ठे करने लग गए। तो ये धीरे धीरे जैन जी में ये धीरे धीरे पता चलता जगह है। बनने लगी कि रोजगार है नहीं, ये सब लोग मजे कर रहे हैं। हैं, आज चाइना से ये लोग मिल गए, चाइना भी रोजगार दे नहीं रहा है, उल्टा चाइना लूट रहा है। भाई चाइना तो क्या ड्रैगन है, वो तो आपके चिपकेगा और आपको ही खाएगा। हाँ। तो वो रोजगार पैदा करता नहीं है, उसको तो आपके यहाँ जगह चाहिए हम्म, कि उसको बेस मिल गया, या जिस हिसाब से काम करने के लिए उसको ठिकाना मिल गया, हाँ, तो वो चाइना वैसे हावी होने लगा। तो धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पे आने लगी, करप्शन के खिलाफ लोग बोलने लगे, यूथ में अब ज्यादा है। ये जैन जी जो है, जैन जी अपन मानते हैं, जो 1997 से 2012 के बीच में जो भी जन्मे हैं, जिन्होंने जन्म लिया, मतलब आज उनकी एज आप मान लो 13-14 साल से लेकर 28 साल, 27-28 साल तक की। तो उस समय वो एक नए जमाने में पैदा हुए। उन्होंने इंटरनेट देखा है, डिजिटलाइजेशन देखा है, और सब चीज उनके हाथ में हाथ है, में। स्मार्टफोन में सब है, वो उस पे काम करता है, उसी पे मनोरंजन करता है, उसी पे लाइफ बिताता है। तो वो सब चीज उस पे होने लगी। अब इसमें क्या है कि अमेरिका के ये ज्यादा है, एप्स सोशल वगैरह। मीडिया एप्स वगैरह सब ज्यादा है। आप इंस्टाग्राम देख लो, हाँ। फेसबुक देख लो, व्हाट्सएप देख लो। चाइना का एक टिकटॉक है। टिकटॉक है। हाँ। अब धीरे धीरे, अब क्या, अमेरिका भी एक्चुअली देखो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो भी वर्ल्ड पे अपना पावर रखना चाहता है, कब्जा जमाना चाहता है। तो अब जैसे जैसे भाई इंडिया पावरफुल है ही, लेकिन जब इंडिया के आसपास के जो देश हैं वो पावरफुल होते हैं, और उनको चाइना कैप्चर करता है, तो अमेरिका को दिक्कत होती है, क्योंकि उसको भी फिर बेस के लिए जगह ही नहीं मिलती। वो भी अपनी ताकत दिखाना चाहेगा। तो श्रीलंका में भी यही हुआ, श्रीलंका में बेस बनाना चाहता था अमेरिका, इजाजत नहीं दी श्रीलंका ने, और वो चाइना की तरफ झुके। चाइना ने उनको इतना कैप्चर कर लिया, इतना लोन दिया कि उनकी रग रग जो है उसमें ब्याज में जाने लग गई, पूरा पैसा। तो फिर वहां वही आंदोलन हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, सत्ता चेंज की। इसी प्रकार से नेपाल में हुआ कि केपी शर्मा ओली बहुत ज्यादा करप्ट हो गए थे। हाँ। इनको लोग समझा रहे थे, यूथ व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे उनके करप्शन को, उनके जो, जिनको मतलब नेपो किड्स बोलते हैं इनके नेपो बच्चों किड्स। को, जो मतलब हाँ, जो ट्रेंड ट्रेंड चल गया था कि नेपो किड्स से बहुत नेपो पैसे कमा लिए, ऐसे कर रहे हैं, वो लग्जरी अपने लाइफ जी राजशाही रहे उस हैं। पे डालते थे सारी। हाँ। तो वो यूथ उसके खिलाफ हो गया सारा। तो वो उस विरोध को दबाने के लिए इन्होंने वो बैन कर दी, सोशल मीडिया बैन कर दिया। केपी शर्मा ओली ने, मतलब उनकी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और एक नियम निकाल दिया कि 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए सारे, जो कि कितना कम टाइम जो है। हाँ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता, कहाँ से डॉक्यूमेंट आता है, क्या आता है, दूसरे देशों से सारा सिस्टम होता है। और वो उन्होंने बदमाशी की कि चाइना का जो था ये टिकटॉक, उसने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, और ये करा नहीं पाए तो इनको बैन कर दिया। हाँ, मतलब 26 ऐप्स बैन हो गए। हाँ, टिकटॉक के अलावा। और टिकटॉक का ये कहा अब इन्होंने 7 दिन में रजिस्ट्रेशन कर लिया और सारे को बैन कर दिया। तो विरोध तो होना ही होना था। अब आजकल ऐसा सिस्टम, और सोशल मीडिया उन्होंने बैन कर दिया, तो एक वीपीएन चलता है, हाँ। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चलता है, तो उससे वो फिर वो सब एक हो गए। और फिर वो गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि फिर वो जब यूथ बाहर निकलेगा तो उसका करोगे क्या आप। फिर आर्मी भी बैक इसलिए हुई 2 दिन बाद में कि सब अपनों को थोड़ी मारेंगे। हाँ, सही बात है भाई खुद को आप, मैं दूसरे देश से आप लड़ सकते हो, कोई आतंकवादी घुसे उससे लड़ सकते ये हो, तो अपने ही है। जब अपने ही है और बच्चे हैं। हाँ। भाई 13-14 साल से स्कूलों के बच्चे बैग ले लेके आप बताओ वहाँ आंदोलन में आ गए। बट फिर भी उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, पहले तो ऐसा था कि वो आराम से बैठ कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जब बाद में अब सिचुएशन क्या हुई वो आप बताइए।
ऐसी कैसे नौबत आ गई कि वहां पर फायरिंग करवा दी गई? वो ये हुआ कि जैसे जो लोग बैठ के भाई अलग अलग ग्रुप्स में आए हाँ। लड़के, तो जैसे स्कूली बच्चे या जो बैग थे वो आए तो उन्होंने वो जो बैरिकेड वगैरह लगा देते हैं, तो वहां बैठ गए, चलो वो तो वही कर सकते हैं। वो ही कर सकते लेकिन जो थोड़े से ज्यादा यूथ, हैं। मतलब 25 26 27 साल, उनमें गुस्सा होता है, एक रुकता नहीं है आदमी। हम्म। और वो दूसरी तरफ से आए, उन्होंने एक बैरिकेड रोक रखा था, दूसरी तरफ से आए तो वो कूद गए। कूदे तो अब एक कंट्रोल करने का एक होता है भाई, उनका गुस्सा केपी ओली शर्मा के प्रति था पब्लिक का, हाँ। उसको वो चेंज करना चाहते थे, जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे। वो यूं ही जैसे नॉर्मल मूवमेंट होता है तो हाँ इसको दबा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कि पावर दिखा देंगे हाँ अपनी पावर दिखा देंगे, भाई गोली चलेगी। अब वैसे देखो गोली रबड़ की गोली चलाते हैं, वैसे पहले आंसू गैस छोड़ते हैं, पानी के फुहारे पानी छोड़ते के हैं, फुहारे भी चलते कई सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का। लेकिन जब वो भीड़ नहीं कंट्रोल हुई तो उन्होंने गोली चला ली आती। और गोली भी पहले पैर में मारते हैं, रबड़ की गोली मारते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीने पे और सर पे मारी। तो एक होती है रबर की गोली और एक होती है रियल बुलेट। हाँ रबर बुलेट और रियल बुलेट। रियल तो ऐसे भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने रबर बुलेट तो चलाई, जो चलाई रियल बुलेट भी चलाई है। रियली चलाई उन्होंने, तभी तो मरे। रबड़ की बुलेट से मरता नहीं है आदमी। रबर की बुलेट कैसी होती है, क्या होता रबड़ की होती है वो रबड़ की होती है, जैसे आपके जाके बहुत ज्यादा वो चोट करेगी, हाँ। ज्यादा घाव नहीं होगा उससे, लेकिन मतलब पेन होगा। पेन होगा बहुत भयंकर, अच्छा। वैसे लगेगी। और ओके। जो ओरिजिनल बुलेट होगी वो तो अंदर बिल्कुल घुस जाती है। सर पे गोली मारी उन्होंने, तो फिर वो और ज्यादा उग्र। वहां 1 लाख 2 लाख की भीड़ होगी, कितनों को आप गोली से रोक सकते हो? और फिर जैसे ही बैक हुई सेना तो फिर तो कंट्रोल कहाँ होती, फिर भीड़ कंट्रोल नहीं होती। फिर वो घुस गए पार्लियामेंट उन्होंने, में। सब पार्लियामेंट में, संसद में, उनके घरों में मंत्रियों को घुस घुस के मारा, परिवार वालों को भी मारा, सड़क पे दौड़ा दौड़ा सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा। आर्मी ने फिर भी बचाने की कोशिश की। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से वो लटक के जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे लटका के लेके जा रहे हैं, उस रस्सी पे लटके हुए मंत्री और उनके, कोशिश की उन्होंने। लेकिन जब पब्लिक एक साथ हो जाती है फिर कंट्रोल रहता नहीं है भाई। जो पुलिस और आर्मी पीछे होगी तो रोकेगा कौन? फिर तो पब्लिक रुकेगी अपने हिसाब से। बट उन्होंने जो फायरिंग का जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर वैसे तो भाई एक सिस्टम बना हुआ होता है आर्मी के, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया तो फिर आर्मी देगी ऑर्डर तो। लेकिन उसको मिलेगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से, उन्हीं से ऑर्डर मिलेगा, उन्हीं से मिलेगा। पब्लिक में चलाने के लिए तो भाई एक आज आर्मी अपने बॉर्डर पे कर रही है, मान लो पेट्रोलिंग कर रही है, वहां कोई आतंकवादी आता है तो उनका इंटरनल मामला है आर्मी का, वहां जो बैठा है कर्नल मेजर या जो भी ब्रिगेडियर होगा वही दे देगा। लेकिन जब आम पब्लिक, आपके देश की पब्लिक पलट रही है तो फिर तो आपको ही देना पड़ेगा ना आदेश। तो फिर तो होम मिनिस्टर देगा या हाँ। डिफेंस मिनिस्टर देगा या प्राइम मिनिस्टर देगा। तो वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, अब उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं। रोल है। और फिर क्या होता है, जैसे आर्मी का चीफ होता है प्रेसिडेंट। अब जैसे ये भी करेंगे, वहाँ प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होने दिया आर्मी ने। हाँ, प्रेसिडेंट के चारों तरफ हो गए, नहीं आप इधर नहीं घुसोगे। सही बात है। प्रधानमंत्री को आप चाहिए जो कर लो। वो तो चले गए थे ना हेलीकॉप्टर से। हाँ, और उनको तो निकाल दिया, होम मिनिस्टर को सड़कों पे दौड़ा के मारा। हाँ, होम मिनिस्टर को मारा, फॉरेन मिनिस्टर को मारा, फाइनेंस मिनिस्टर को मारा। जो निकल के भाग सकते, लेकिन पब्लिक से निकल के कहाँ भागोगे? और कितने के हेलीकॉप्टर आर्मी बचाएगी तो कितनों को बचाएगी? तो उस हिसाब से तो जैन जी का आंदोलन बहुत खतरनाक आंदोलन होता है और इसके उदाहरण यूं मिलते हैं। लेकिन जैसे बांग्लादेश में आप देखोगे तो बांग्लादेश में अलग सोच थी, वहां कट्टरपंथी सोच थी, कट्टरपंथियों ने सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन उसमें भी रोल अमेरिका का ही माना जाता है। बट उसमें हिंदू मारे गए भाई वो फिर किसका विरोध? वो तो जब कट्टर थे तो वहां तो फिर वो मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है, तो वो तो हिंदू को ही बनाते निशाना। और उन्होंने तो प्रधानमंत्री को बनाया, वो तो वहां से भागे ही शेख हसीना, नहीं तो वो तो उसके भी मुश्किल ही थी। उनका भी मकान वकान तोड़ दिया, सब घुस गए थे प्रधानमंत्री निवास में। ये सब भी जो वहां पे हुआ था करप्शन की वजह से हुआ था कि गवर्नमेंट ही करप्ट हो गई, तो फिर तो है ही क्या। तो जब गवर्नमेंट, कोई भी किसी भी देश की अगर गवर्नमेंट करप्ट हो जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, कंप्लेन कहाँ होगी और उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, पार्ट सब गवर्नमेंट का ही होता है ना। आज जैसे सब जगह डिपार्टमेंट बने हुए हैं, पुलिस भी है, एंटी करप्शन भी है, इंटेलिजेंस भी है, सारी चीजें, तो कंप्लेंट भी वहीं जाएगी। अब मंत्री की कंप्लेंट आप किसको करोगे? पुलिस में कर दो या एसीबी कर दो या कोर्ट में कर दो। अब वहां तो ये कह रहे हैं, वहां तो कोर्ट के जजेज को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कोर्ट को भी नुकसान पहुंचाया उन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई कोर्ट भी बेईमान हो गई, कोर्ट में भी करप्शन हो गया। तो वो तो जब ये पूरा सिस्टम करप्ट होता है ना, तब इतना बड़ा आंदोलन होता है, ऐसे नहीं होता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो वो गवर्नमेंट ही करप्ट हो गई, तो फिर अब जनता करेगी, जनता क्या करे? वही बात है, मैंने वही है। और भाई आज
जो रोज जैन जी है उसको रोजगार चाहिए, हम्म। उसको काम चाहिए, वो आपसे तो कुछ और तो कुछ मांगती नहीं है। हम्म। आप जैसे अपना सिस्टम चलाने जाओ चलते जाओ, लेकिन उसको रोजगार तो चाहिए, रोटी तो चाहिए सबको, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिएगा। हम्म। अब आप वो चीज डेवलप ही नहीं करो और आप अपने हिसाब से चलते रहो, तो वो फिर तानाशाही हो जाती है। नहीं, सिस्टम जैसे चलेगा वैसे चलेगा, और इसका कुछ वहां नहीं हो पर शायद अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का जो रेशियो है वो शायद 20% है। 20%, बिल्कुल। और अभी एक आरोप ये भी लगा था कि नेपाल के जो लोग थे वो ये यूक्रेन और रशिया की जो भी वॉर हुई थी उसमें भी उनकी आर्मी, रशिया आर्मी ने उनको भर्ती किया था और उस वॉर में वो गए थे। हाँ, तो वो मैंने कहा ना, जब पहले ये अग्निवीर योजना जब भारत में आई, उससे पहले यहाँ होते थे अपने स्पेशल रेजिमेंट बनी हुई आर्मी, गोरखा रेजिमेंट, नेपाल के लिए। हाँ, तो वो नेपाली होते थे उसके अंदर, गोरखा रेजिमेंट के अंदर। हम्म। अब जब ये अग्निवीर योजना आई तो वो बंद हो गई सिस्टम। तो वो तो रसिया यूक्रेन सब जगह गए नेपाली बच्चे, आज भी जाते हैं, कम से कम 20 से 25% बाहर जा रहे हैं। तो रोजगार के लिए यूथ तो जाएगा, रोजगार तो चाहिए ना यूथ को। तो रोजगार अगर आप नहीं दोगे यूथ को, उसका कोई सिस्टम नहीं करोगे, और आप अपने सिस्टम से चलते रहोगे, तो फिर आंदोलन तो होगा। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी मतलब गवर्नमेंट जहाँ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उनकी देखो अपोजिशन पार्टी भी होती है किसी भी देश में, मतलब अपने इंडिया में भी है ना, बीजेपी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो और भी पार्टीज है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ की पूरी गवर्नमेंट ही करप्ट हो गई? देखिए, ऐसा होता है कि जहाँ क्या होता है, विपक्ष कमजोर होता है और फिर विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता है। भाई सिस्टम पूरा सरकार के हाथ में है। आज मेरे पास सारा सिस्टम है, आज मैं जो चाहूंगा टीवी दिखाएगा, मैं जो नहीं चाहूंगा वो टीवी नहीं दिखाएगा। तो अगर विपक्ष बोलता भी रहेगा तो उसकी सुनेगा कौन? वो पहुंचेगी नहीं पब्लिक तक। और फिर आप उसको दबाओगे, आप कोई बात सामने आने दोगे, तो वो सोशल मीडिया में लोगों के पास तो जाएगी ही ना। तो वो सामने आती है और आप उसको दबाने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे फिर प्रेशर बढ़ता जाता है आंदोलन का। तब जाके ये चीजें होती है। ये तो सरकार में भाई, जब प्रधानमंत्री चोर हो जाएगा, वो करप्ट है, तो मंत्री तो होंगे होंगे, फिर भी उनके नीचे अफसर भी होंगे होंगे, फिर कोर्ट वाले भी होंगे। जब सभी कमा रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो फिर वो कौन पीछे रहेगा? फिर बोले ठीक है, चल रहा है तो बढ़िया है। और इसमें एक आरोप ये भी लगा है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, कि ये, आप मुझे बताइए, क्या ये जेन्युइन था या फिर डीप स्टेट इसे फंड कर रही थी ताकि चाइना नेपाल के करीब आ जाए और इसका पूरा ब्लेम अमेरिका और इंडिया पर डाल दे? नहीं, पहले तो देखो, आप डीप स्टेट का अपन हाँ, अर्थ ये क्या होता है डीप स्टेट? डीप स्टेट उसी देश में होता है, और एक मतलब शूडो प्रैक्टिस है, जो मतलब दिखता नहीं है लेकिन है। उसमें क्या होता है कि जैसे उसी देश के कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े एक्स ऑफिसर्स हो गए जो रिटायर हो जाते हैं, आर्मी के हो गए, या बड़े जो भी ऑफिसर हो गए, या एट प्रेजेंट जो चल रहे हैं वो भी चल रहे होते हैं, अफसर हो गए, कुछ मान लो कॉर्पोरेट्स हो गए जिनके बड़े बिजनेस घराने होते हैं, तो वो क्या एक सोच डेवलप कर लेते हैं उस देश के प्रति, और वो ये सोचते हैं कि देश इसी हिसाब से चलना चाहिए, उनकी सोच के हिसाब से। मतलब उसको शूडो गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कि जो गवर्नमेंट सत्ता एक कोई अलग चल रही है, लेकिन वो उसको इस हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए, आपको ऐसे ही करना है। तो वो डीप स्टेट है, मतलब उसी स्टेट में होता है, उसी देश के लोग होते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप हो जाता है उन लोगों का, जो कितना इनविजिबल बोल सकते हैं, इनविजिबल। हाँ, वो दिखता कहीं भी नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल होता है। वो एक ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ये सिस्टम चले, वो डीप स्टेट होता है। अब जैसे ये पिछली बार जब ट्रम्प का शासन था, तो अमेरिका में ज्यादा आया था कि वहां एक लॉबी ऐसी थी जो ट्रम्प को हटाना चाहती थी। पिछली बार, तो उस टाइम से ये डीप स्टेट थोड़ा ज्यादा चला, थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में कर रहा है, ज्यादा ट्रेंड में आया। और ये देखा भी जाता है, नेपाल का हमेशा झुकाव इंडिया के प्रति रहा शुरू से ही, लेकिन बीच बीच में ऐसे गैप आए जब जब ये आंदोलन हुआ। और इस टाइम केपी शर्मा ओली का, वामपंथी सरकार का चाइना की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो गया था। अभी जब एससीओ सम्मेलन हुआ चाइना के अंदर, तो आपको पता होगा वहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे अपने, और तो जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिले, लेकिन केपी ओली शर्मा ने मुलाकात नहीं की मोदी जी से। तो मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा एक झुकाव चाइना की तरफ दिखा दिया था। फिर क्या है कि अमेरिका सब जगह इनको करता रहे। अमेरिका ने 2004 में यहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू करने की कोशिश की थी। कहाँ पे? नेपाल में, लेकिन वो चालू नहीं करने दिया उसको। अभी फिर 2022 में उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसको ये परमिशन नहीं दे रहे, तो उसको लटका रहे थे। तो अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन जब आपकी पब्लिक ही आपके खिलाफ हो जाएगी, तो फिर दूसरों को तो मिलेगा ही मौका, फिर वो करेंगे जैसा करना चाहते हैं। और एक देश है वो नेपाल, अब भारत भी है, हम भारत की बात करते हैं। जैसा नेपाल में हुआ कि प्रोटेस्ट हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि
पब्लिक कंट्रोल नहीं हो पाई और फायरिंग कर दी गई और वहां पे पूरे हालात खराब हो गए पूरे देश के, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वहां के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब इस्तीफा देकर अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। तो ऐसा करना कहाँ तक जायज है और ऐसी सिचुएशन में फिर वहां की पब्लिक, वहां की गवर्नमेंट का क्या होगा? वो यही स्थिति हो जाती है भाई, जब पब्लिक उनके खिलाफ है हाँ, तो उनको तो सत्ता में देखना ही नहीं चाहती। बट अब वो इस्तीफा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। नहीं है सोल्यूशन, लेकिन इसका कोई उपाय ही नहीं है उपाय नहीं। भाई। वो अगर वो ही सत्ता चलाएंगे तो वो तो पब्लिक को चाहिए ही नहीं चाहिए। हम्म। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आर्मी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, हम्म। और आर्मी फिर सब कंट्रोल में ले लेते हैं उस चीज को। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में अगर ऐसी सिचुएशन आती है, वहां का प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, हम्म, जो कंट्रोल कर रहा है पूरे देश को, अगर वो इस्तीफा देकर भाग जाते हैं एक तरीके से, तो फिर उस देश की मिलिट्री उसे कंट्रोल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलिट्री कंट्रोल करती है, फिर वो वापस शासन स्थापित करने की कोशिश करती है। जैसे नेपाल में भी यही हुआ भाई, उन्होंने एक देख लिया, एक बहुमत ले लिया भाई, अब किसको बनाया जाए। हम्म। अंतरिम सरकार तो बनेगी नहीं, हम्म। तो उन्होंने सबसे बड़ा नाम उनका सुशीला कार्के जी का आया, कि जो पहले चीफ जस्टिस भी रही हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और एक उनकी छवि अच्छी है कि वो ईमानदार है, बढ़िया है, बोल्ड है। तो वहां सब जाके सहमत हुए भाई अब इनको प्रधानमंत्री बना दो, तो उनको 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए बनाया। हाँ, अभी 6 महीने के लिए बनाया। अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो 6 महीने तक, और उन्हें कहा कि भाई 6 महीने में चुनाव करा देंगे और एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट हो जाएगी। ओके। एक्स रो एजेंट लक्की बिश्त, इनका नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने भी एक पॉडकास्ट पे आज के करीब 8 से 10 महीने या फिर अपन मान के चलते साल भर पहले की बात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि नेपाल की सरकार अगले 8-10 महीने में गिर जाएगी, और एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। तो वो माना वो रो एजेंट थे बट अभी नहीं है, तो उन्हें कैसे पता कि वहां की सरकार गिरने वाली है? देखो क्या होता है कि ये जितने भी देश हैं उनकी सबकी एक खुफिया एजेंसियां होती है, हम्म। और उनके एजेंट सब देशों में रहते हैं। जैसे रो हो गई, वो एक और अमेरिकी CIA है, अमेरिका की CIA। हाँ CIA है, अपने अपने यहाँ भी है, अपने यहाँ भी रो ही बोलते हैं उसको। ओके। तो उनके सबके एजेंट सब देशों में होते हैं, तो उस सिचुएशन को सब वॉच करते रहते हैं। जब तक वो सर्विस में होते हैं, वो कोई भी बताता नहीं है कि मैं किसका एजेंट हूँ या मैं क्या सर्विस करता हूँ, क्या करता हूँ। वो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट अपना बताते नहीं। वो तो कंट्री का शो करते हैं खुद को। हाँ, वो बता देंगे भाई उसके, लेकिन कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, या वैसे है, या कोई काम करने हैं, टूरिस्ट के हिसाब से आए, वो बताते नहीं है कि खुफिया एजेंसी के आदमी है। और वो सब वॉच करते रहते हैं, वो उसके हिसाब से वहाँ टैकल भी करते हैं। तो हो सकता है वो बिस्ट वहाँ रहे हो नेपाल में, और उन्होंने सारी सिचुएशन देखी हो, कभी हालात भयावह हैं, स्थितियां गंभीर है, कभी न कभी ये घड़ा भरेगा, तय है कि होना ही होना है, छलकना जरूर है। तो उन्होंने देखा होगा तभी बोला होगा। बट जैसे अगर उनको पता है तो रो एजेंट और भी होंगे उनके फ्रेंड्स, या फिर क्योंकि उनके कनेक्शन में तो होंगे ही। तो बिल्कुल जब उनको पता है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये बात पता होगी। बिल्कुल। तो इंडियन 100%। गवर्नमेंट ने फिर वहां पर ये सब हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा प्रोटेस्ट में या फिर प्रोटेस्ट के बाद? इंडिया गवर्नमेंट तो इन्वॉल्वमेंट वहाँ चाह रही थी कि भाई नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ नहीं हो, हमसे मिलके चले। लेकिन नेपाल की सरकार ने इतना ज्यादा गलत किया भारत के प्रति, कि जैसे मैं बता रहा था आपको, लिपू लेकर उन्होंने अपने उसमें नक्शे में दिखा दिया नेपाल के में, चाइना की तरफ इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया। मतलब ये इनकी नेपाल की हमेशा से, कभी कभी बीच बीच में इनकी ये प्रवृत्ति आती रहती है। जैसे 61 में चाइना ने हमला किया, जबकि नेपाल भारत के साथ था, लेकिन फिर भी नेपाल ने कभी निंदा नहीं की चाइना की, कि भाई इन्होंने गलत किया या ये जो भी हुआ जो हुआ। तो इस हिसाब से नेपाल में कभी कभी, अब आज वामपंथी सरकार, KP ओली शर्मा भी वही हो गए थे, पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट चाइना की तरफ था। मतलब आप देश का प्रधानमंत्री जाए भारत का, और उससे आप मिलो नहीं, जबकि एट प्रेजेंट आप वहां मौजूद हो। एक कट सी होती है ना, मिलने के लिए आए, लेकिन मिलने के लिए नहीं आए। तो भारत तो चाहता ही था कि ये हटे, भारत का भी ये होता, भारत के 1% भी उनके प्रति सिंपैथी नहीं थी KP शर्मा ओली के प्रति। जब उनका रुख ही सही नहीं है तो क्या करें, नहीं तो अभी शेख हसीना आई ना इंडिया ही, तो आखिर उसने वो लिया शरण। तो वो तो जब चीज सामने होती है तो फिर उसको कितना बचाव करोगे आप। छोटा सा देश है, सनातन का देश था पहले पूरा नेपाल, और झुकाव उनका उस तरफ हो गया चाइना की तरफ, तो इंडिया की तो सिंपैथी कम होनी ही थी। तो नेपाल पहले सनातन धर्म का था, आज भी है, आज भी है। आज भी। तो वो एक तरह से खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा है उन्होंने या नहीं?
बोल रखा है, वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू राष्ट्र, हाँ, और कोई दूसरे का वहाँ इन्वॉल्वमेंट है नहीं। है नहीं, है ना? हाँ, सारा ओके। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना ये था कि वहाँ के जो जेंजी है उनका एवरेज स्क्रीन टाइम 5 to 7 आवर के समथिंग था, तो हम इसलिए इन ऐप्स को बंद कर रहे हैं। मतलब जब उनका प्रोटेस्ट हुआ तो जो आपने रीजंस बताए कि उनके जो नेपो किड थे उनको वो पॉक कर रहे थे सोशल मीडिया पे और करप्शन बढ़ गया था उसके खिलाफ कर रहे थे, बट वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स थे उन वहाँ पर, और जो कुछ आरोप लगे हैं वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वहाँ की गवर्नमेंट ना ऐसा चाह रही थी कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। और जो न्यूज़ चैनल्स पर भी जो हेडलाइन आ रही थी वहाँ पर भी ऐसे बताया जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि ऐप्स को लेकर, कि गवर्नमेंट ने ऐप्स को बंद कर दिया, इस वजह से यहाँ के जो जनरेशन सॉरी जेनजी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए क्या होता है, किसी को कोई काम करना होता है ना सरकार को, तो उसका बहाना वो तैयार करती है। हम्म। नहीं, आज आप स्क्रीन टाइम, जैसे मान लो मैं हम्म। एडवोकेट हूँ, हम्म। मैं मेरा भी मतलब स्क्रीन टाइम आजकल तो भी ये ऐप आ गए इन भी सबके, अब मोबाइल जो बता देता है आपका स्क्रीन टाइम क्या है हम्म। पर डे का, वीक का आ जाता है इसमें। हाँ। तो अब मैं इतना कम देखता हूँ, लेकिन जैसे अब व्हाट्सएप भी अपन यूज करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो, लेना हो, या जो भी मैसेज डालना हो, सब फोन करना हो, तो आप मान लो मेरा भी मतलब 3.25 से 3.5 घंटे इसमें आ जाता है स्क्रीन टाइम। जबकि काम तो में काम। नॉर्मल ही है, जबकि काम में तो लेते ही है ना अपन। अब जो आदमी मोबाइल से ही काम कर रहा है, आजकल सारा काम स्मार्टफोन से होता है। हाँ। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, हम्म। आप चाहे अब जैसे फेसबुक पे ये वीडियो और ये चलती है, रीले वीले बनाना करना, उससे भी एक रोजगार तो मिलता ही है ना, हम्म। काम तो मिल ही रहा है, यूट्यूब पे आप डालते हो। तो वो जैन जी उसी पे काम कर रहा है पूरा मोबाइल पे, तो उसका स्क्रीन टाइम तो 5.5 तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। हम्म। मैं कह रहा हूँ मेरा जो नॉर्मल काम में लेता हूँ उसका 3 3.5 आ जाता है, तो वो तो उनका तो 5.5 कुछ ज्यादा नहीं है, बट सरकार को बहाना चाहिए था, क्योंकि उसमें विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था सरकार का। वो ओके। नेपो किड्स को उन्होंने बहुत हाईलाइट कर दिया था, उनको वो हम्म। टारगेट कर रहे थे, मंत्रियों को टारगेट कर रहे थे, और उनका लड़ाई तो ये तो आप इन्होंने जैन जी क्रांति दे दिया इसको नाम के, सोशल मीडिया के कारण ही क्रांति। हाँ। मैं तो करप्शन के खिलाफ था, वो तो सब तक थी करप्शन के खिलाफ लेके हाथों में चल रहे थे कि करप्शन खत्म करो। उन्होंने यही तो कहा कि सोशल मीडिया पे बैन मत लगाओ, करप्शन पे बैन लगाओ। बट एक देश की जो नींव होती है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स भी है, तो वो सच क्यों नहीं दिखाते? जब वो फेक न्यूज़ क्यों दिखाते हैं? चाहे वहां पर हो, चाहे अपन इंडिया की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे फेक न्यूज़ बड़ी दिखाई जाती है, रियल डेटा कभी नहीं दिखाया जाता। वो देखो, वो सब कारण है जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनके कारण होता है। आप सबको पैसा चाहिए, हम्म। न्यूज चैनल को भी पैसा चाहिए, आप सरकार की बुराई करोगे वो आपको ऐड नहीं देंगे, आपको कोई भी रिलीफ नहीं देंगे, आपके काम नहीं करेंगे, आपको परेशान करेंगे, इनकम टैक्स, आईबी सीआईडी को बेच के, ईडी को बेच के। तो कौन चाहता है ऐसा बर्डन, कौन मोलने लगा? पैसा भी आ रहा है, ठीक है, अपन जो दिखाना चाह रहे दिखा रहे हो। उसी का नतीजा आता है कि धीरे धीरे फिर वो विरोध बढ़ता जाता है। भाई सच्चाई तो सबको पता चलती है। हाँ। आज आप देखो कि मैं सच्चाई को छुपा लूं, कितने हम्म। दिन छुपा लोगे? एक लिमिट होती है हर चीज की, एक दिन आएगी सामने। एक दिन सामने आएगी आएगी। हम्म। तो वो ऐसे ही धीरे धीरे विरोध बढ़ता जाता है, जब न्यूज चैनल सही नहीं दिखाते ना, अगर हम्म। मीडिया अपना रोल सही अदा नहीं करता है। भाई अपने भी यहाँ मान लो देखो 4 स्तंभ मानते हैं, हाँ। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और ये आपके जो समाचार जगत जो सारा। हम्म। तो अगर ये इनमें से एक भी पैर कमजोर होगा या डगमगाएगा ना, तो सिस्टम गड़बड़ाएगा। तो सिस्टम को सही चलाने के लिए न्यूज का, पत्रकारिता का भी निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। और अब ऐसी सिचुएशन में, अब इस टाइम पे क्या इंडिया नेपाल को सपोर्ट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, नेपाल को सपोर्ट कर रहा है। जयशंकर प्रसाद जो अपने फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी गए हैं थोड़े दिनों पहले। तो और वो ऐसी तो सिचुएशन में अब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या? अदर तो किसका पढ़ना है? देखिए आज जो मजबूरी हुई इंडिया की, भाई इंडिया क्या वैसे तो शुरू से रसिया के साथ रहा है, हम्म। ये अपना इतिहास रहा है। हम्म। लेकिन जब से मान लो ये सरकार आई है, बीजे मोदी जी की सरकार आई है 10 12 सालों से, तो इनका झुकाव शायद हो सकता है कि ये इनकी सोच हो आरएसएस या बीजेपी की, कि भाई हमने अमेरिका से संबंध कम रखे, आज हम अमेरिका के साथ होते तो ज्यादा ग्रोथ करते। लेकिन जो पहले वालों की सोच होगी शायद अच्छी होगी, क्योंकि हम रसिया के साथ रहे, हमेशा सही रहे, कभी भी आज वाली स्थिति हमारी नहीं हुई। रसिया के साथ हम रहे ना, ऐसा कोई टैरिफ लगाओ या सब कंट्रीज को हम पे प्रेशर बना रहे हो। तो ये सिचुएशन आती है अपने रिलेशन से। अमेरिका के पास हम गए, उनके गले भी लगे, लेकिन वो तो भाई अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये रसिया हो गया, ये लोग वो हैं जो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं वर्ल्ड को, और इनको सब सिचुएशन ध्यान है कि भाई कौन देश कहाँ जाएगा, और किसका मतलब किसका इंटरनल जो है सोच वो किसके साथ बैठती है।
वो ये है भाई, सबको पता है कि आज इंडिया लिबरल है, हम्म, यहाँ के लोग इतने उग्र नहीं है, शांति प्रिय है, हम्म, शांति, तो वो उसको सोच के साथ यही सोच के चलते हैं। चाइना को आप देखो कितने कट्टर लोग हैं वहाँ, वामपंथी बिल्कुल, वो तो ड्रैगन है, वो पास आएंगे और आपको ही खा जाएंगे। ये सिचुएशन है उनकी। हम्म, ऐसे ही अमेरिका है, आज अमेरिका बौखला क्यों रहा है, क्योंकि उसको भी लगता भाई आज जो अपने पास के जो कंट्री थे, जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इनमें सब में हुई है क्रांतियां, और सब में सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्रांति होने का मतलब आज के लोग है सत्ता परिवर्तन। हाँ, पाकिस्तान में हुई, इमरान खान को हटाया वहां पर, क्योंकि इमरान खान अमेरिका को चांस नहीं दे रहा था, उसने कुछ उनकी जो सीक्रेट फाइल है वो खोल दी थी, तो इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। आज नवाज शरीफ बिल्कुल उनके पास जाके बैठे हैं, जो शरीफ जो भी उनके जो प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे ही श्रीलंका में हुआ, नेपाल में भी वो हाइड्रो प्रोजेक्ट रखना चाहते थे वो नेपाल में अमेरिका वाले, लेकिन उन्होंने जगह नहीं दी। जगह नहीं दी। ये ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ। तो अमेरिका कहीं न कहीं ये चाहता है कि भाई भारत मजबूत होता है तो उसके पास के देश भी मजबूत नहीं होने चाहिए। और फिर अगर ये सारे देश के आप पलट के चाइना की तरफ चले गए थे, इंडिया की तरफ नहीं आ रहे थे। अब उसका एक कारण ये हो सकता है कि भाई इंडिया में भी मान लो एक तरफ से जो मोदी सरकार, एक कट्टरपंथी सरकार, एक वो सोच हो सकती है उन वो सोच रहे उन होंगे। देशों की, भाई जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो उनको श्रीलंका हो गया, उनको लगा ना भाई कट्टर लोग आ गए, हाँ। तभी तो कट्टरता थोड़ी बड़ी है वर्ल्ड में। यही सिनेरियो है आज। जो डोनाल्ड ट्रंप भी जो आया है वो कट्टरता के कारण ही आया है, कि वहां भी वो व्हाइट और ब्लैक का सिस्टम चल गया। तो ये जो सिचुएशन जब जहां आती है, और जब अमेरिका को लगा कि सारे देश चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना मजबूत हो रहा है, मैं एशिया में कमजोर हो रहा हूँ, तो फिर अमेरिका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसके अंदर। तो इसलिए ये आता है कि भाई इसमें अमेरिका का भी हाथ है। तो ये जो अपन पैटर्न देख रहे हैं, पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, तो इस पैटर्न को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अब नेक्स्ट इंडिया होगा? नहीं, देखो इंडिया की सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। एक तो भौगोलिक परिस्थितियां हमारी ऐसी है, देश काफी लंबा चौड़ा है, छोटा देश नहीं है। जैसे ये तो छोटे देश है कि जहाँ आदमी को राजधानी पहुंचने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। हमारे यहाँ 24-24 घंटे, 48-48 घंटे। अगर दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट करो आप, केरल से, तमिलनाडु से कोई आना चाहिए, सब प्लेन से तो आ नहीं सकते, ट्रेन से आ नहीं सकते। तो ऐसा, और एक सोच बढ़ती भी नहीं है, क्योंकि हमारे तो जैसे हमेशा से ये एक विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमेशा से शुरू से अपने ये चलता है कि सबकी साउथ की सोच अलग है, नॉर्थ की अलग है, ईस्ट की अलग है, सबके मुद्दे अलग अलग हैं। तो इसलिए वो सोच एक साथ बन नहीं सकती इंडिया के अंदर। फिर इंडिया के लोग थोड़े लिबरल हैं, शांति प्रिय हैं, धार्मिक हैं, थोड़ा उस सोच में रहते हैं, एक अपने परिवार के प्रति थोड़े सजग हैं। जैसे आज भी आप देखो तो छोटे बच्चे होंगे, 10-12 साल, 15 साल तक का बच्चा होगा, तो माँ बाप ये देखें, अरे नहीं रोड पे मत जाना, अरे तो ध्यान रखना। ये तो ये चीजें जहाँ चलती है ना, तो वहाँ इतना प्रोटेस्ट एक साथ निकल के आता है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, इसका कंक्लूजन क्या निकला फिर वहां पे? अब क्या और ऐसा प्रोटेस्ट करना क्या सही होता है? क्या इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? देखिए ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हो, और उससे नुकसान ही होता है जो इस प्रकार का अगर प्रोटेस्ट। देखो प्रोटेस्ट एक शांति प्रिय हो, जिसमें पब्लिक का भी नुकसान नहीं हो, प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी उनका भी नुकसान नहीं हो। भाई मेन मकसद उनका था सत्ता परिवर्तन करना, हाँ। जो उन्होंने कर दिया। अब जब सत्ता निष्ठुर, कठोर और तानाशाही होती है ना, तब ये स्थितियां बनती हैं। नहीं तो जब लोगों ने आंदोलन चालू करना किया, उन्होंने कहा केपी ओली शर्मा इस्तीफा दे, बाहर जाए, करप्शन बंद करे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, वो फिर उसी सत्ता के मद में चूर रहे कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं ही चलाऊंगा। हम सोशल मीडिया 24 घंटे हो गया था, काठमांडू में लोग आके इकट्ठे हो गए थे, तब भी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की, कहा सोशल मीडिया से बैन नहीं हटाएंगे। वो तो फिर बाद में जब उग्र हुआ बहुत ज्यादा आंदोलन, और जब पब्लिक अंदर घुसी, तोड़फोड़ करने लगी, गोलियां चली, तब फिर आर्मी ने उसको कहा बोला अब गड़बड़ हो रही है, आपको जाना पड़ेगा, तब वो जाके वो माने। तो लेकिन उससे कितना नुकसान हो गया आज बताओ। नेपाल को इतना भयंकर नुकसान हुआ, मतलब काठमांडू के अंदर हिल्टन जैसी होटल, 8 अरब का होटल था, जला दिया उसको पूरे को। सारे संसद भवन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास जला दिए गए। मतलब इंश्योरेंस कंपनियों ने एक अनुमान लगाया कि कम से कम 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया प्रोटेस्ट के चलते। मतलब जो 2013 में भूकंप आया था, जो त्रासदी थी, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये तो उन्हीं का खुद का नुकसान खुद का नुकसान है, देश का नुकसान है। अब उसको बनने में कितना टाइम लगेगा वापस। आज जो टूरिस्ट वहां जाता, भाई मेन काठमांडू में क्या है बिजनेस, टूरिस्ट ही है। टूरिज्म
बाहर के क्योंकि भाई हिल स्टेशन बढ़िया है, एक अच्छा एटमोसफियर है, अच्छे धार्मिक तो स्थान अब है। वहाँ का टूरिज्म भी इफेक्ट हो गया। बिल्कुल इफेक्ट होगा, बिजनेस भी इफेक्ट होगा और बढ़ने में टाइम लगेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब कम से कम आप मान लो 6-7 महीने तो होना तय है। साल 6 महीने तो उसको उठने में लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे, और वो भी भाई 6 महीने बाद अगर स्थिर सरकार आ गई, चुनाव हो तो गए, शांति से हो गया तो। बट सर एक चीज उनकी मेरे को ये भी अच्छी बात लगी, मतलब इस इन सब में एक पॉजिटिव बात ये भी आती है कि वहां पर जो भी उन्होंने किया, फिर वहां के जो जेनजी लोग थे उन्होंने फिर सफाई भी की, उनके वीडियो सामने आ रहे थे कि वो सफाई वगैरह कर रहे हैं। पहले प्रोटेस्ट किया, अब बाद में जो भी गलती हुई उसको उन्होंने सही भी तो सुधार रहे हैं। वो तो उनका ही तो देश है, हाँ ये उनका ही वो देश को नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहते थे। हाँ। वो तो उनको मजबूरी में करना पड़ा कि सत्ता वाले लोग चिपक के बैठे थे, हम्म सत्ता की सीटों से जा नहीं रहे थे, इसलिए करना हम्म पड़ा। तो अच्छे लोग भी होते ही हैं उनमें, हम्म तो उनको लगता है कि आज हमने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, तो वो सफाई भी कर रहे थे, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट भी कर रहे हैं कि हम देश बनाने। और वो तो वही तो बनाएगा। आज यूथ के साथ क्या कर रहे हो आप? यूथ को कहते हो देश का भविष्य है, हम्म और उसका वर्तमान खराब कर रहे हो आप। उसको रोजगार नहीं दे रहे, उसकी सोच को नहीं मान रहे, उसकी सोच को दबा रहे हो आप, हम्म। उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा, तो उसको वो भविष्य कहाँ से बनेगा जब उसका वर्तमान ही नहीं सुधर रहा? ओके। तो इसलिए वर्तमान में अपन यूथ के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो अपन। और देखिए, सत्ता परिवर्तन जहां भी हुआ है ना, हाँ उसका मुख्य मुद्दा करप्शन रहा है, करप्शन। बेरोजगारी और करप्शन। यानी कि जो बेरोजगारी बांग्लादेश, सबसे मोस्ट। यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल तीनों में बिल्कुल। करप्शन और हाँ, बेरोजगारी। श्रीलंका में क्या हो रहा था? श्रीलंका में भी तो रोजगार था ही नहीं, हम्म कर्ज में डूब गया था, हम्म चाइना ने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया था, हम्म लोगों के पास काम करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो वो बेरोजगारी सबसे बड़ा, और फिर करप्शन लगता है लोगों को, करप्शन करप्शन ज्यादा भी होता है। हम्म अपने भी जैसे अगर माने हो, मान लो आप जो 2014 में हुआ अन्ना हजारे का आंदोलन, हम्म अब था तो मैन यही था, वो सत्ता परिवर्तन के लिए था, हम्म लेकिन अपने यहाँ थोड़ा शांति से निपट जाता है। अब आज जो सरकारें हैं वो करप्शन को इसीलिए तो दबा रही है। आज मीडिया में कोई भी करप्शन क्यों नहीं आ पाता? आज भी मोदी जी करप्शन की बात करेंगे तो 15-20 साल 50 साल कांग्रेस के करप्शन की बात करेंगे। हम्म इन 12 साल में भी तो करप्शन हो रहा है। आज आप देख रहे हो हाईवे कितने बन रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या उनकी बुरी स्थिति होती है। मतलब आप बनाते हो कि हमने हाईवे इतने करोड़ों की लागत से बना दिए, लेकिन अभी बरसात में देखा होगा आप, सारे। बह के चले गए, रोड चलेगी, पुलियां टूट रही है। हम्म तो ये करप्शन ही तो है, और क्या है? अब उसको आप दिखाना नहीं चाहते, उसको लगता है तो कब तक उसको दबाएंगे अपन? ये चीजें होती है, वो सिचुएशन सामने, इसीलिए करप्शन कम लाती है सरकारी। इसलिए सरकार में कोई करप्शन करता है तो उसको सरकार बचाती है। हम्म जबकि मैं बोलना नहीं चाहता अभी भाई सत्ता के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं तो आप देखो कांग्रेस में जो करप्शन हुआ, कांग्रेस ने जेल में डाला उस टाइम लोगों को, तो अच्छा। वही उसके खिलाफ चला गया कि हाँ करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ तो आज उस सिचुएशन को बीजेपी बचा रही है कि वो कह रही है सरकार में करप्शन हो ही नहीं रहा। कि हमारे खिलाफ कोई बोले ही ना। हाँ बोले, वो बात वही होती है कि उस करप्शन को आप दबाओगे, दिखाओगे नहीं, तो पब्लिक यूं, हाँ भाई अगर आपने उसको धर्म से जोड़ दिया तो वो यूं थोड़ा सा, नहीं सनातन का मामला है, ये मामला भी सब, लेकिन एक लिमिट होती है। अगर आप इसको सही नहीं करोगे, सही तरीके से नहीं चलोगे, तो ये फिर चीज सामने आनी आनी। और अब ये सब जो भी हुआ, इन सब से इंडिया को, इस पैटर्न से, इस ग्लोबल पैटर्न से क्या सीखने की जरूरत है? इंडिया को यही है कि जो यहाँ स्थिर सरकार है, हम्म स्थिर सरकार को चाहिए लोगों के लिए, यूथ के लिए रोजगार उत्पन्न करे, हम्म और उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ले, कि मतलब एक तानाशाही है अपने हिसाब से कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अहमियत दो, उनकी सोच को अहमियत दो, और जो दूसरा कोई बात कह रहा है उस बात को सुना ही जाए, और उसके हिसाब से भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। नहीं तो धीरे धीरे प्रोटेस्ट होता है, आप कैसे ही बचते रहोगे, कब तक बचोगे? वो तो एक न एक दिन फिर गड़ा तो बढ़ना ही वो फिर गड़ा टूटेगा। है। और आप जो ये जो नेपाल का जो भी प्रोटेस्ट हुआ, तो आप जो उस देश में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपने सारी डिटेल बताई, कैसे प्रोटेस्ट हुआ, और पहले वहाँ पर राजा महाराजाओं का रूल चलता था, फिर अंग्रेज आए, हाँ फिर वहाँ पे लोकतंत्र बना, फिर अब ये भी, इसमें भी गड़बड़ हुई, हाँ, और आपने सारी चीजें प्रॉपरली बता दी है, और प्रोटेस्ट के बारे में भी आपने अच्छे से बताया। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है नेपाल को लेके, एक बार आप इन इसके बारे में भी कुछ बोलिए। देखिए कंक्लूजन यही है कि ये सब देशों को, सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप यूथ को दबाओगे, करप्शन करोगे, उसको सामने आप ये सोच के नहीं लाओगे कि नहीं हम इसको दबा लेंगे, न्यूज चैनल एक बार में नहीं आएगी चीज, तो वो चीज कहीं छुपेगी नहीं। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट,
और सोशल नेटवर्क इतना ज्यादा हो गया है कि ये कहीं भी छुप के नहीं रह सकती बात। और अभी आपने देख लिया कि वहाँ नेपाल में सोशल मीडिया को बैन किया तो भी सब चीज सामने आ गई, वीपीएन चल गया। VPN चल मतलब गया। इतना ज्यादा हो गया अब आजकल यही, अब तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कहीं चीज कोई छुप के नहीं रह सकती। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, दुनिया को साथ लेके चलना पड़ेगा, यूथ के लिए रोजगार देना पड़ेगा, गरीब को सहारा देना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हालात खराब होंगे ही होंगे, ये तय है। तय है। ओके, थैंक यू सो मच सर, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। और अब जल्दी ही सर के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे और मिलते हैं उस पॉडकास्ट के अंदर। और सर ने आज सारी डिटेल्स बता दी हैं कि नेपाल में प्रोटेस्ट कैसे हुआ, क्या रीजंस रहे सोशल मीडिया बैन को लेकर और वहाँ की करप्शन को लेकर। और सबसे बड़ा रीजन जो था करप्शन और बेरोजगारी, ये दो ही सबसे बड़े रीजन थे वहाँ पर प्रोटेस्ट होने के। सो ये था हमारा वीडियो। सो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।